नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जेएमआरसी सिविल इंजीनियरिंग 2017 वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज का पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस ऑफ फाइन लाइन। तो फाइन लाइन की बात कर रहा है तो फाइन लाइन की थिकनेस होती है 0.3 mm। तो दोस्तों ये फेड जो मोटी लाइन मतलब थिक लाइन की थिकनेस होती है 1 mm, और मीडियम थिक की बात करेंगे तो ये 0.5 mm की बात हो जाएगी। और जब फाइन लाइन की बात करेंगे, फाइन मतलब पतली लाइन, तो ये हो जाएगी 0.3 mm। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बॉडी सेड टू मूव सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो ये मैकेनिक्स वाले पार्ट से आया है। ठीक है दोस्तों। तो एक्सीलरेशन इज, तो सिंपल एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो ये जो होगा ये डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स इट। तो इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपन यहाँ जिन आंसर का सॉल्यूशन होगा, जिन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा उनको सॉल्यूशन में देखेंगे, और जो फिक्स ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा उसमें मैं आपका टाइम खराब नहीं करते हुए डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच कंस्टिट्यूएंट of good brick earth added in a small quantity during the manufacturing of brick to give yellow into brick and decrease shrinkage। तो ये क्वेश्चन था डिक्रीज श्रिंकेज। तो मैग्नीशिया को अपन ब्रिक के अंदर इसलिए मिलाते हैं कि वो थोड़ा येलो कलर दे दे ब्रिक को और ये श्रिंकेज को डिक्रीज कर दे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आंसर होने वाला है मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेजिस्टेंट। तो ये टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए अपन क्या कौन सी प्रोसेस करते हैं, तो ये सीजनिंग प्रोसेस करते हैं, आप सबको मालूम होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ सीमेंट लाइम एंड सैंड। तो इन सब का रेशियो पूछा है वो बाई वॉल्यूम फॉर ए सिंगल कोट प्लास्टर। सिंगल कोट प्लास्टर करने के लिए ये रेशियो होता है 1:1:16। तो और वैसे अपन नॉर्मल सीमेंट प्लास्टर करते हैं तो 1:4 टू ये 1:6 तक जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज नॉन विजिबल इवन इन द डार्कनेस। तो ये विजिबल इन द डार्कनेस की बात कर रहा है। तो एल्यूमिनियम पेंट होते हैं ना, वो विजिबल इन डार्कनेस होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट मेनली कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट सीमेंट एडमिक्सचर। तो आपको पता है कि कॉन्क्रीट में क्या क्या होता है। तो एग्रीगेट पहले सीमेंट आता है, फिर ये एग्रीगेट आता है, फिर बाद में एडमिक्सचर आता है। ठीक है दोस्तों। एडमिक्सचर जरूरी नहीं है हर कंक्रीट में, ये स्पेशल कंडीशन के अनुसार मिलाते हैं अपन। ठीक है दोस्तों। वैसे सीमेंट, सैंड और वाटर, ठीक है दोस्तों, मेनली ये मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉइजन रेशियो ऑफ फॉर कंक्रीट इज। तो पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट तो इंक्रीज विथ रिचर मिक्स। जैसे जैसे मिक्स को बढ़ाएंगे, मिक्सिंग बढ़ाएंगे तो इंक्रीज बढ़ता जाएगा पॉइजन रेशियो। और पॉइजन रेशियो वैसे नॉर्मली क्या होता है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों। तो इससे भी इसकी रेंज 0 से 0.5 होती है। ठीक है, म्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एडिशन ऑफ शुगर इन कंक्रीट रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेटिंग टाइम बाय अबाउट 4 आवर्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि शुगर मिलाते हैं तो ये कंक्रीट में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है 4 घंटे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेकिंग ऑफसेट with an optical square on the right hand side of the chain line it is held by। तो ये लेफ्ट हैंड अपराइट करेंगे ना तब ये कंडीशन आएगी ऑफसेट की। तो ठीक है दोस्तों, ये सर्वे से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फॉर एन ओपन ट्रेवर्स ऑफ एन नंबर ऑफ स्टेशन। ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे आया आंसर, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग फॉर ओपन ट्रेवर्स। अब मैं ओपन ट्रेवर्स की बात करूँ तो ये 2 स्टेशन ले लो, मैंने 2 ले लिए, 3 ले लिए। ठीक है, 3 स्टेशन ले लिए, तो मेरे पास 3 पॉइंट है। तो कितनी मेरे पास 4 बियरिंग आएगी, कितनी बैक बियरिंग आएगी। तो पहली बैक 4 बियरिंग ये हो गई, दूसरी यहाँ हो गई। तो एन माइनस जितने नंबर ऑफ 3 स्टेशन है तो 3 - 1, तो 2 4 बियरिंग और 2 बैक बियरिंग आने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे हो गया। आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो कि ये 2 स्टेशन है तो 2 में यहाँ एक ही 4 बियरिंग होगी और एक बैक बियरिंग होगी। ठीक है, ओपन की बात करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों,
तो ये बात कर रहा है कंटूर इंटरवल ऑन मैप। तो कंटूर इंटरवल क्या डिनोट करता है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर लाइन। ठीक है दोस्तों, ये कोई कंटूर है तो इनके बीच की ये वर्टिकल डिस्टेंस को ये कंटूर इंटरवल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये और एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन द वर्नियर स्केल इन विच 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। तो ये बोल रहा है कि 10V बराबर 9S। ठीक है दोस्तों, तो ये n+1V बराबर NS। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली कंडीशन आती है डायरेक्ट वर्नियर में। और जब रेट्रोग्रेड की बात करेंगे तो वहाँ जैसे 9 स्केल वर्नियर में होंगे तो 10 स्केल ओरिजिनल स्केल पे होंगे। ठीक है, तो वो रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है। ठीक है, उसमें एक ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है टेकोमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग जनरली परफेक्ट फॉर। तो आपको पता ही होगा टेकोमेट्रिक मेथड क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। तो कंडक्टिंग सर्वे इन ए रफ एंड डिफिकल्ट टेरेन, या ऐसे कोई हिल वगैरह पहाड़ माउंटेन वगैरह आ जाता है तो वहाँ अपन टेकोमेट्री मेथड प्रेफर करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फुल डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर विल डिपेंड। तो ये बोला कि पोर वाटर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो ये आपको पता होगा कि ये सोइल की थिकनेस पे डिपेंड कर जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पर डिपेंड कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, पोर वाटर प्रेशर U होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज नॉट एसोसिएट विथ विस्कोसिटी। तो ये है कि विस्कोसिटी कौन कौन से मीटर मेजर नहीं करते। तो ये ओर सेट नाम का ये मीटर है, ये विस्कोसिटी मेजर नहीं करता। ठीक है दोस्तों, बाकी विस्कोसिटी मेजर कौन कौन से करते हैं, ये रेडवुड, शेववोल्ट और एंगलर, ये सारे विस्कोसिटी मीटर से रिलेटेड टर्म्स हैं। और ये ओर सेट है, ये CO2 और CO मेजर करने के जो भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से कलेक्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। नेक्स्ट है longitudinal rectangular surface is hanged into the water such that its top and bottom point are at 1.5 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये मीटर में है। सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है दोस्तों, टॉप सरफेस से, तो मैं ये आपको बता देता हूँ यहाँ से है। अभी ये कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ठीक है, तो इसकी ये हाइट तो 1.5 है और टोटल हाइट यहाँ से लेके ये 6 है। तो दोस्तों यहाँ इसका सेंटर वो CG होगा, CG, और CG कितना होगा, ये प्लस इसका आधा। ठीक है, तो इसका ये कितनी हो जाएगी टोटल, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, यही सोल्व करके पूरा बता देता हूँ। तो अब ये जो बचा हुआ है ये रेक्टेंगल ब्लॉक की जो हाइट आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.5। ठीक है दोस्तों, तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये आधा प्लस 1.5 प्लस इसका आधा, तो ये लगभग 3.75 आने वाला है। ये अपना CG आ जाएगा, CG टॉप सरफेस से कितना होगा, ये होगा। ठीक है, अब आपको पता है CP का फॉर्मूला क्या होता है, x बार प्लस IG अपॉन AX बार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वैल्यू रख देंगे अपन x बार की, तो ये 3.75 प्लस IG क्या होगा। अब अपने पास इसकी वो वेट नहीं है तो B को B रख लेते हैं इसकी। तो आगे कैसे करेंगे, आगे इधर कर लेते हैं थोड़ा और। तो ये हो गया। अब I का क्या होगा, BD³/12 और नीचे आ जाएगा एरिया, तो एरिया BD रख दूंगा मैं यहाँ। और x बार की वैल्यू है ही मेरे पास 3.75, तो यहाँ से ये वैल्यू रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से B तो B को B रख लेते हैं, D की वैल्यू ये कितनी है यहाँ 4.5, 4.5 को रख लेने वाले हैं क्यूब /12 और नीचे भी B और D की वैल्यू 4.5 और ये मल्टीप्लाई में 3.75। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेना अपना सेंटर ऑफ प्रेशर का। ठीक है दोस्तों, तो इससे हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन का तरीका रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अभी फिर भी आपको डाउट होना तो बता देना, मैं वापस बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ मैनिंग कांस्टेंट। तो ये मैनिंग कांस्टेंट से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल टाइप हो गया। तो आपको पता है कि मैनिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2 ये फॉर्मूला होता है। तो ये मैनिंग कांस्टेंट होता है। तो इसकी डायमेंशन निकालनी है, मतलब इसकी वीमा निकालनी है। तो ये निकालने के लिए r/2 r की पावर 2/3 और s की पावर 1/2 नीचे v। तो r ये आपको पता होगा कि हाइड्रोलिक रेडियस होती है। तो इसका फॉर्मूला A/P होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये लेंथ में आएगा, ठीक है। यहाँ से एरिया और पेरीमीटर किसी भी चीज़ का निकालो तो आप एरिया की यहाँ से ओनली लेंथ की टर्म में निकल के आने वाला है। तो इसको मैं L की पावर 2/3 लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। और S का ये होता है कि S क्या होता है, स्लोप होता है h/L। तो ये भी लेंथ और लेंथ तो कट जाएगा, तो यहाँ से कुछ नहीं निकल के आने वाला। और V क्या होता है, मतलब चाल तो डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या आएगा L, और नीचे जो T आएगा उसको ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से इसमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होने वाला है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आगे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा L की पावर 1/3 T। तो ये आंसर निकल के आने वाला है और यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following turbine shall be selected if the specific speed is approximately 75। तो ये स्पेसिफिक स्पीड 75 होगी तो अपन कौन सा टरबाइन सेलेक्ट करेंगे, ये फ्रांसीसी टरबाइन सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों टरबाइन से रिलेटेड मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी आप कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो टेबल पे चलते हैं। तो ये टरबाइन से रिलेटेड एक टेबल है, तो जिसमें ये इम्पल्स टरबाइन और इधर है रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन भी बोलते हैं और कन्वर्ट ये ऑल हेड इनटू वेलोसिटी हेड। तो इनका काम क्या है, ये हेड को वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये रिएक्शन टरबाइन में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, फ्रांसीसी, कापलान, प्रोपेलर, ठीक है दोस्तों। ये मिक्स्ड फ्लो के लिए है और ये एक्सियल फ्लो और रिएक्शन टरबाइन, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। और ये ऐसे भी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोजल तो 6 होते हैं इन्वर्टेड शाफ्ट। अब ये इम्पल्स टरबाइन की बात कर रहा है, तो इम्पल्स टरबाइन क्या होते हैं, हाई हेड हाई होता है 300 मीटर से भी ज़्यादा और लो डिस्चार्ज होता है इम्पल्स टरबाइन में। और जैसे ही फ्रांसीसी टरबाइन ये रिएक्शन टरबाइन होते हैं तो इनमें मीडियम हेड 50 से 150 और मीडियम डिस्चार्ज, ठीक है दोस्तों। और कापलान और प्रोपेलर टरबाइन होते हैं वो लो हेड लेकिन डिस्चार्ज ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। अब स्पेसिफिक स्पीड के अनुसार इनका जो है वो देख लेते हैं, स्पेसिफिक स्पीड के बेस पे क्लासिफिकेशन। तो ये पेल्टन सिंगल जेट तो इसकी स्पीड होगी 10 से 35, पेल्टन डबल जेट होगा 35 से 60 और फ्रांसीसी टरबाइन की जो अपना आंसर है वो 60 से 35 वाली रेंज में करा है तो फ्रांसीसी टरबाइन आ जाएगा, फ्रांसिस, ठीक है। और कापलान टरबाइन की बात करेंगे तो स्पीड 300 से 1000 RPM में, ठीक है दोस्तों। ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन, रेडियल टरबाइन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ रिसीवर टिपिंग बकेट रेन गेज। तो रिसीवर ये टिपिंग बकेट रेन गेज का डायमीटर कितना होता है, ये 300 mm या 30 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाए। तो दोस्तों ये टिपिंग बकेट का डायग्राम है, इसमें ये देखो ऊपर वाला ये 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm, फिर इसके अंदर एक रिसीवर होता है, फिर ये एक फनल लगी रहती है और इसमें ये एक छोटा बकेट होता है जिसकी कैपेसिटी 25.25 mm की होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रिकॉर्डिंग टिपिंग बकेट है का डायग्राम है, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं एक चार्ट और बता देता हूँ जिससे आपको एग्जाम में और थोड़ा सा क्वेश्चन को मिल सकते हैं यदि आपके एग्जाम में आपका लक अच्छा रहा तो दोस्तों यहाँ अपन थोड़ा रेन गेज के बारे में और ब्रीफ कर लेते हैं। तो नॉन रिकॉर्डिंग गेज, तो ये नॉन रिकॉर्डिंग गेज का एग्जाम पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये साइमंस रेन गेज होता है जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का होता है और जिसका डायमीटर 12.7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट होती है 30.5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग टाइप गेज, तो ये टिपिंग बकेट टाइप, तो ये भी रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है ये देता है। नेक्स्ट है वेगिंग बकेट टाइप, नेक्स्ट है फ्लोट टाइप गेज और नेचुरल साइफोन। तो ये फ्लोट टाइप और नेचुरल साइफोन ये इंडियन स्टैंडर्ड गेज है, स्टैंडर्ड रेन गेज इन इंडिया, ठीक है, इसी को लेते हैं साइफोन टाइप को, ठीक है दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन।
तो ये है, ये मास कर्व देता है रेनफॉल का। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द रेन गेज नेटवर्क शुड बी एज। तो ये दो कंडीशन है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कि इन प्लेन्स वन स्टेशन पर 520 किलोमीटर के अंदर एक स्टेशन होना चाहिए, और मॉडरेट और एलिवेटेड एरिया के अंदर ये 260 से लेके 390 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एक स्टेशन, एक रेन गेज होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन वापस क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। यहाँ अपना 300 mm क्वेश्चन हो गया, 300 mm आंसर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एन आइसोलेटेड लोड इन द 3 hinge पैराबोलिक आर्च इज स्पान L एंड राइज H हैविंग वन ऑफ इट्स हिंज एट द क्राउन ऑन आइदर साइड ऑफ द ग्राउंड एट द डिस्टेंस। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करोगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। तो ये एक आर्च है अपना, ठीक है, 3 hinge, ऊपर भी हिंज है ये, और पैराबोला का आर्च है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी राइज H होने वाली है और इनके बीच की L डिस्टेंस है। अब ये यहाँ एक लोड है W, ठीक है, तो ये W लोड लगा दिया है, इसको A डिस्टेंस के ऊपर मान लो कि ये A डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पहले तो आप इनकी रिएक्शन निकालोगे। ठीक है दोस्तों, फिर ये डिस्टेंस निकालोगे, A निकालना है आपको। तो यहाँ की रिएक्शन क्या होगी, WA/L, और इधर RB जो आएगा ये क्या होगा, WL माइनस A बाई WL-A/L। ठीक है दोस्तों, तो अब आप इन दोनों का सम करोगे तो W निकल के आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा मैक्सिमम। तो ये वाली कंडीशन आपको कैलकुलेट करनी है। तो आंसर बता देता हूँ मैं आपको क्या आंसर होने वाला है। तो आंसर होने वाला है L/2√3। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सोल्व करना है खुद को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट अजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो सिंपल बेंडिंग थ्योरी की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि द लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द बीम। तो अब ये अपना कोई बीम है ना, और ये बेंडिंग के अंदर ऐसे कर्व में ऐसे बेंड होता है। ठीक है दोस्तों, जब भी इस पर कोई लोड लगता है तो ऐसे होता है। ठीक है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ से हिंज होता है। तो लोड एक्ट परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो मतलब इसका सही हो गया बीम के। नेक्स्ट है द बीम बेंड टू ए सर्कुलर आर्च। ये भी सही है कि ये सर्कुलर आर्च के अंदर बेंड हो रहा है, ये भी सही हो गया। द बीम इनिशियली स्टेट ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है दोस्तों, आपको भी पता चल रहा होगा कि क्रॉस सेक्शन अपना ये का यही है, ए बी मान लो। तो ये क्रॉस सेक्शन में इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो तीनों करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट अपने करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बार L मीटर लॉन्ग एंड हैविंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज सब्जेक्टेड टू ए ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड। तो W द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ P इंटू डेल्टा। तो आप यहाँ से ये डिफ्लेक्शन निकालो, तो डिफ्लेक्शन आपको पता ही होगा कि PL² A ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इसकी वैल्यू रख दो यहाँ। तो ये इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/2 P² W, हाँ ये P की जगह W रख लेना आप, AE। तो ये आंसर होने वाला है यहाँ से W² L/2 AE स्ट्रेन एनर्जी का। ठीक है दोस्तों, तो आप इस टाइप से सिंपली सोल्व कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूँ इससे रिलेटेड ही, कि आपको एग्जाम में अक्सर स्ट्रेस के बारे में पूछा जाता है कि अपन एक तो सडन लोड लगाते हैं किसी भी बीम पे, तो क्या होता है, सडन लोड लगाते हैं तो P/A ही होता है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो ऐसे ही बनता है। ठीक है, और जब ग्रेजुअल लोडिंग की बात करेंगे तो स्ट्रेस की बात करेगा, तो ये कर्व ऐसे बनने वाला है यहाँ, तो ये P/2A होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये इसका एरिया हाफ में आता है, तो यहाँ से P/2A। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है काफ़ी बार, तो आपको यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिइंफोर्समेंट बार आर जनरली बेंट। तो रिइंफोर्स अपन कैसे बेंड करते हैं, मैन्युअली यूजिंग लीवर। आपने देखा होगा अपने आसपास में लोगों को काम करते हुए, तो वो रोड को कैसे बेंड करते हैं, वो उनके पास एक और रोड होता है, तो उसी की हेल्प से वो अपने आसपास जो भी रोड होती है, एरिया होता है, रिइंफोर्स काम में लेने वाला होता है, उसको बेंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो चलते हैं अपन करेक्ट करते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेटमेंट है मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट इज ए कॉलम। तो कॉलम के अंदर मिनिमम कितना होता है 8%, 0.8%। ठीक है दोस्तों, ये ठीक हो गया। दोस्तों मैं आपको कॉलम से रिलेटेड सारे जो भी फैक्ट हैं उनको अभी डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है स्पेसिंग ऑफ मैन बार मेजर्ड अलोंग पेरीफेरी ऑफ ए कॉलम शुड नॉट ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 300 mm। ठीक है, ये भी सही हो रहा है। नेक्स्ट है reinforce बार इन द कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm डायमीटर। तो ये भी सही है। इन ए सर्कुलर कॉलम मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट बी लेस देन। तो आपको पता है कि सर्कुलर कॉलम की बात करेगा तो इसमें लगभग 6 रिइंफोर्स होने चाहिए, तो ये गलत हो गया अपना। तो अपना आंसर ये होने वाला है, बाकी 3 सही है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कुलर कॉलम की मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट है उनके बारे में एक डिटेल अपन स्टडी कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट कॉलम की बात करेंगे तो मिनिमम रिइंफोर्स अपना 0.8% ऑफ टोटल एजी ग्रोस एरिया के, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 6% एजी। लेकिन ये 4% टेक फॉर बेटर कंक्रीट प्लान्स एट लेफ्ट स्प्लाइस। ठीक है, तो ये लेफ्ट होगा ना तब तो ये 4 लेंगे, और विदाउट लेफ्ट होगा ना तो 6 लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है टू प्रिवेंट यील्डिंग बार ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज विथ रिजल्ट इन ए ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील। ठीक है दोस्तों, तो ये करेगा ऐसे 4 और 6 बार लेंगे तो ये प्रिवेंट करेगा यील्डिंग और ये सब सारी चीज़ों को, श्रिंकेज ट्रांसफर ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या है कि रेक्टेंगुलर कॉलम मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार। तो अब रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो उसमें 4 होगा और सर्कुलर होगा तो 6 होगा। ठीक है दोस्तों, और मैक्सिमम स्पेसिंग अलोंग पेरीफेरी तो ये 300 mm होगी, जो अपना जो गलत हो रहा था। ठीक है, ये भी ठीक है, और गलत वाला में तो यहाँ भी 4 दे रखा था उसने। ठीक है, तो अपने को 6 करना है। नेक्स्ट है स्पेशल केस, और डायमीटर लेस देन 200 mm होना चाहिए, और 5 मिनिमम। तो 5 का मान भी दे रखा है यहाँ 12 mm। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अपने 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, और बाकी चौथा जो इसमें 4 दे रखे थे वो गलत हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों यहाँ अपने को पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो पिकअप करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये अपना स्टील से लग रहा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है टेकिंग रिविट आर यूज्ड इफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एडजेस्टेंट रिविट एक्सीड 12T और 12 mm 200 mm विच एवर इज लेस। ठीक है दोस्तों, तो ये सही है, आपको पता होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टेकिंग रिविट्स आर नॉट कंसिडर्ड टू कैलकुलेट स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है, स्ट्रेस नहीं लेते। नेक्स्ट है जो टेकिंग रिविट्स आर प्रोवाइड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कंपोस्ट टू कंपोनेंट बैक टू बैक। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है, तो यहाँ ये तीनों अपने सही होने वाले हैं। नेक्स्ट है लग एंगल आर यूज। तो लग एंगल की बात कर लेते हैं। तो लग एंगल क्यों यूज किए जाते हैं, तो टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, तो कनेक्शन की लेंथ रिड्यूस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन लग एंगल से रिलेटेड कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो लग एंगल है रिड्यूस लेंथ ऑफ कनेक्शन, सेव गैसेट प्लेट। ठीक है, ये गैसेट प्लेट को सेव करने का काम आता है। नेक्स्ट है रिड्यूस शियर लेग नीटा ऑफ द टेंशन इंक्रीज, तो ये इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है टेंशन में। दिस स्ट्रेस स्ट्रेन इज यूनिफॉर्म हैंस नो शियर लेग। ठीक है दोस्तों, तो ये लग एंगल के बारे में हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल थिकनेस ऑफ ए बट वेल्ड व्हेन कंपेयर्ड विद द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज लेस। तो दोस्तों ये लेस होती है, इसमें ऑप्शन में ये था लेस मोर। ठीक है, तो ग्रेटर, तो अपना लेस आंसर होने वाला था, क्योंकि अपन 5/8 थिकनेस लेते हैं एक्चुअल थिकनेस की जो वेल्ड की। ठीक है, बट वेल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ फॉर ए कैंटिलीवर बीम of length L continuous at the supports and understand again the torsion at the supports and free at the other end। तो other end पे free है। इफेक्टिव लेंथ L इज इक्वल टू, तो इफेक्टिव लेंथ क्या होने वाली है यहाँ 2L। तो 2L होगी तो वो आपको पता है कि सिंपल सी ये कंडीशन आने वाली है। फाइनली कंटिन्यूस मेंबर है लेकिन एंड कंडीशन में ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इस केस में 2L इफेक्टिव लेंथ होती है। दोस्तों मैं एक बार आपको सारी इफेक्टिव लेंथ के बारे में बता देता हूँ। आगे एक क्वेश्चन और है जो इफेक्टिव लेंथ से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पहली कंडीशन ये है कि दोनों एंड फिक्स हो, तो फिक्स होंगे तो ये 0.5L और ये
0.65L। तो ये स्टील वाले केस में आती है इफेक्टिव, और ये अपने को ये जनरल वाली केस ध्यान रखना है। तो ये इफेक्टिवली हेल्ड इन टॉर्जन एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है, इन बोथ हैंड। तो दोस्तों आपको ये टेबल अपने देख लेनी है नोट्स के अंदर, वीडियो के अंदर पॉज करके एक बारी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आपको वैसे भी जानते होंगे इसके बारे में यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपने। क्वेश्चन है इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन फ्लैंज फॉर अनरिस्टेंड कंडीशन। तो दोस्तों पिछले वाली टेबल से यहाँ आंसर होने वाला है एल, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लेना पीछे वाली कंडीशन, ये यहाँ ये वाली कंडीशन बनेगी, एक नीचे ये और नीचे ऊपर ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एल निकल के आने वाला है यहाँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काज ऑफ बकलिंग। तो बकलिंग का कौन सा काज नहीं है, कारण नहीं है, ये देखना है। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ रेल इन विंटर, तो ये भी, ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं। अब इनसफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ गैप एट रेल जॉइंट, ठीक है। तो बकलिंग की बात कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ विंटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ टाइटनिंग ऑफ बोल्ट इन द फिश प्लेट, ठीक है दोस्तों, ये भी देख लिया। ड्यू टू वेल्ड रेल ऑन द वीक्स ट्रैक, तो यहाँ आंसर होने वाला है ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ रेल इन विंटर। तो विंटर के अंदर जो सर्दी के अंदर रेल सिकुड़ जाती है, इसकी बात कर रहा है, तो इसकी वजह से बकलिंग नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि रेल्स के बीच में प्रॉपर गैप रखा जाता है, तो उसकी वजह से ये बच जाता है। तो ये अपना आंसर नहीं होने वाला है यहाँ, और बाकी तीन सही है, तो ये आंसर होने वाला है अपना यहाँ, ठीक है दोस्तों। बकलिंग का कारण नहीं है ये, बाकी सारे बकलिंग के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व्ड रोड सरफेस कॉमनली एट और नियर द सेंटर इज कॉल्ड। तो ये एक रोड है, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको क्राउन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन ऑफ VG40 स्टुपुलेटेड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड इज ए मिनिमम ऑफ 35। तो ये 35 आंसर होने वाला, मिनिमम ऑफ 35 इसको बोलेंगे। अब इसके रिलेटेड जो भी टेबल है वो आपको बता देता हूँ मैं। तो ये टेबल यहाँ होने वाली है कि VG10 के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पेनिट्रेशन की बात कर रहा है, तो ये VG10 के लिए 80 होगा, VG20 के लिए 60 होगा, VG30 के लिए 45 होगा, और VG40 के लिए 35 होगा, ठीक है। तो अपना 40 वाला 35 आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ जो ये बिटुमन की ग्रेड है, ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला तो ये सॉफ्टनिंग पॉइंट, और अगला है इसका पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन 40 होगा तो टेम्परेचर कितना होगा, 170 से 165 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको काम में क्या लेंगे, पूर्व मिश्रित अस्तर क्राउटिंग, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको टेम्परेचर बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ कि ये 60-70 वाला बिटुमन ग्रेड होगा तो उसका टेम्परेचर 165 से 180 होगा, 80 से 100 वाली रेंज में होगा तो 160 से 175, और 100 से 120 वाली रेंज में होगा तो 155 से 170, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन है दोस्तों टू अवॉइड एन इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ साइफन इन एयर वेसल इज प्रोवाइडेड। तो एयर वेसल कहाँ प्रोवाइड किया जाता है किसी भी कनेक्शन में, तो ये सबमिट के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अरे तो इससे रिलेटेड वाल से रिलेटेड भी मैं आपको टेबल बता देता हूँ, क्योंकि वाल से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ ये ड्रेन वाल और स्कोर वाल है जो कहाँ प्रोवाइड टू रिमूव वाटर फ्रॉम पाइप। तो ये प्रोवाइड किया जाता है कि वाटर को रिमूव करने के लिए, और कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। तो पानी निकालने के लिए तो बॉटम मोस्ट पे सारा पानी इकट्ठा होकर आ जाएगा, तो इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट है गेट वाल और स्लिस वाल। तो ये स्लिस वाल के बारे में एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये सबमिट पॉइंट पे प्रोवाइड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, रेगुलेट द फ्लो को रेगुलेट करने के लिए सबमिट पॉइंट पे प्रोवाइड किया जाता है। ये ऐसे कोई पाइप है तो इसके यहाँ ये गेट वाल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, स्लिस वाल प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट है एयर वाल। तो एयर वाल कहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो टू रिमूव द एयर रिलीफ वाल। तो ये एयर को रिमूव करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इफ एयर टू बी इंट्रोड्यूस एयर इनलेट वाल आर यूज्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दीज वाल्स आर ऑलवेज प्रोवाइड आइदर साइड ऑफ द गेट वाल। तो गेट वाल सबसे ऊपर प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। यहाँ तो इसके यहाँ है ना, तो ये अपना ये यहाँ एयर वॉल प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का वॉल है सेफ्टी वॉल, रिफ्लेक्स वॉल और चेक वॉल। तो ये कहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, यूज टू कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर इन वन डायरेक्शन। तो वन डायरेक्शन में कंट्रोल करने के लिए पानी को कि वापस ना आए, तो ये रिफ्लेक्स वाल और चेक वॉल लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऑपरेटेड ड्यूरिंग रिपेयरिंग और पंपिंग। तो जब भी कोई पंप वगैरह ख़राब हो जाता है तो अपन इस वाल को क्लोज कर देते हैं और फिर उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं, क्योंकि वो बैक वॉशिंग को, बैक फ्लो को रोक लेता है।
नेक्स्ट वॉल है सेफ्टी वाल और रिलीफ वाल। तो ये वाल आर यू टू रिमूव एक्सेस वाटर प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग वाटर। तो ये प्रेशर को रिलीव करने के काम आता है। दीज आर प्रोवाइड टू रेगुलेट इंटरवल एट ए अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये रेगुलर इंटरवल पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये प्रेशर को रिलीज करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए लमसम आइटम। तो लमसम आइटम की बात कर रहा है तो आर्किटेक्चरल फीचर, कंटीजेंसी एंड अनफॉर्चुनेट। तो ये जो भी हैं ये सारे लमसम हैं, और जो अपना इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है ना ये अपना फिक्स है। ठीक है दोस्तों, ये प्लास्टिंग ऑफ वॉल है ना ये अपना फिक्स होता है, क्योंकि वॉल का एरिया फिक्स होता है तो अपन इसको लमसम में नहीं लेते। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन वगैरह होता है ये अपन ऊपर नीचे भी कर देते हैं, कहीं पॉइंट ज़्यादा लग जाता है कहीं कम हो जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चरल फीचर्स भी इनका भी लमसम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब अपन इनका एवल्यूशन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं तो इनको लमसम के अंदर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ऐसे होने वाला है प्लास्टर ऑफ वॉल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पर्पज ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन की बात कर रहा है कि एस्टिमेशन में कौन कौन से ये स्टेटमेंट ट्रू होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं पहले स्टेटमेंट के। टू फिक्स ए प्रोबेबल डाटा ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वर्क टू बी डन। ठीक है दोस्तों, ये सही होने वाला है यहाँ की अपन एस्टिमेशन में यही करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ टू एवेल्यूएट द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये भी ठीक है दोस्तों, अपन करते ही हैं ऐसा। नेक्स्ट है एस्टिमेट फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू फॉर एसेस इन द वैल्यूएशन। तो दोस्तों यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज द वेट पर मीटर लेंथ ऑफ 12 mm 12 mm डायमीटर स्टील बार। तो स्टील बार 12 mm स्टील बार का वेट पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि डेंसिटी कितनी होती है। दोस्तों मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ यहाँ। तो आपको पता होगा डेंसिटी 7850 होती है। अब आपको पता है ये भी है, तो डेंसिटी बराबर डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ की, कितना होता है मास बाई वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से इसका मास निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ करके बता देता हूँ आपको। तो 7850 एरिया कितना हो जाएगा π/4, और 12 mm है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, और मीटर में निकालने के लिए इसको पॉइंट में कर देंगे ऐसे कन्वर्ट, और 1 मीटर लेंथ की बात करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सोल्व करके आप आंसर निकाल लेना, इजी कैलकुलेशन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ टू लिफ्ट इनटू लीड। अब अपन कोई मतलब खोदते हैं खड्डा वड्डा, तो इसको कितना खोदेंगे और कितना दूरी पे डालेंगे इसके रिलेटेड ये है। तो ए लिफ्ट अप टू 3.6 मीटर की बात करेगा तो कन्वर्ट इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ ये सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज एडेड फॉर कंटीजेंसी टू अलाउ फॉर पेटी कंटीजेंट चेंज इन द डिजाइन एंड चेंज इन द रेट। तो ये कितना होने वाला है, तो 3 से 5% कंटीजेंसी चार्ज लगा देते हैं अपन पेटी कंटीजेंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अपना लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफ विड्थ बी ऑफ द फॉर्मेशन डी, डेप्थ डी है, इज द हाइट ऑफ इट एम्बैंकमेंट साइड स्लोप S/1 फॉर हाईवे विथ नो ट्रांसफर स्लोप। तो ये एरिया की बात कर रहा है, तो ये आपको डायग्राम बता देता हूँ और आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ये डायग्राम होने वाला है तो इसका एरिया निकालना है। तो आपने को ये पता है ये B है ये D है, तो S/1 का स्लोप दे रखा, तो यहाँ से पहला एरिया B + D निकल के आने वाला है इसका रेक्टेंगुलर पार्ट का, और हाफ इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कि 2 एरिया है, तो यहाँ से ये SD² होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कैलकुलेट करके BD + SD² निकलने वाला है आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आशा करता हूँ आपको कि ये कुछ समझ में आया होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने यहाँ ये सारे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन JMRC के पेपर से कलेक्ट किए हैं, बाकी मुझे क्वेश्चन मिले नहीं। ठीक है दोस्तों, आप भी ये क्वेश्चन देख सकते हो। आप यूथ पब्लिकेशन की जो रेलवे की जो है RRB JEE के लिए बुक है उसमें से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, आप भी देख सकते हो। और आपको भी मैं यही बुक प्रेफर करूँगा, यदि आप JMRC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये बुक ज़रूर करके जाएँ, आपको इस बुक में से क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि रेलवे सारा एक ही है, चाहे मेट्रो चाहे ये हो RRB। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आपको GK का जो भी पोर्शन है वो हमारी प्ले लिस्ट बनाई हुई है कि राजस्थान GK से रिलेटेड, आप वहाँ से कर सकते हैं। आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे। और अब आप ये पेपर का लेवल देख सकते हो कितना लेवल है, आप कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भी जिनका भी JMRC का एग्जाम है वो पेपर देने से पहले एक बार पेपर का लेवल चेक करें। ठीक है दोस्तों, तो ये 2017 का पेपर अपन ने डिस्कस किए, जो भी इसके 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन रह गए दोस्तों, 50 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल पार्ट के JMRC में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसी ही तैयारी करनी है, इस लेवल की तैयारी करनी है। आपको टॉपिक पता चल गए होंगे, सब्जेक्ट पता चल गए होंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको उसी लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।